जून 2007 लंदन। शाम का समय था और वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा। पूरा शहर काम में व्यस्त था, लेकिन अपनी मौज में। इस खूबसूरत वातावरण में लंदन के एक पोश एरिया के केनिंगस्टन होटल में कुछ हलचल पाई जाती है। उस होटल में ठहरा एक गेस्ट गाना गुनगुनाते अपने रूम से बाहर निकलता है। वो आदमी लॉबी से गुजरता हुआ होटल से एग्जिट होता है, एक कार में बैठने के लिए जो उसके इंतजार में थी। यह आदमी एक सीरियन ऑफिशियल था जो दमास्कस से लंदन पिछले शाम को आया था और आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल चुका था। कार तो सीरियन ऑफिशियल को लेकर निकल पड़ी, लेकिन असली हलचल अब होनी थी। पल पल के सीरियन ऑफिशियल के हलचल को नोट कर रहे दो मोसाद एजेंट्स एक्शन मोड में आ जाते हैं। इस बार मोसाद के एजेंट्स का काम बहुत सिंपल था। उन्हें सीरियन ऑफिशियल के रूम में जाना था और डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर रिपोर्ट करना था। एजेंट्स बड़े आसानी से सिक्योरिटी को ब्रीच कर रूम में प्रवेश करते हैं। रूम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज था। दोनों एजेंट्स की नजर एक लैपटॉप पर जाती है। बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए लैपटॉप को ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर वर्जन की वजह से आसानी से लैपटॉप एक्सेस करते हैं। लैपटॉप में से एक एक फाइल को कॉपी कर दबे पाव होटल से बिना किसी के नजर आए गायब हो जाते हैं। यह सिंपल एक्शन भूचाल लाता है तेल अवीव में। यह सारे फाइल्स को मोसाद एनालिस्ट एनालाइज करता है। इस रिपोर्ट को देख मोसाद पूरी तरह से दंग रह जाती है। इतना दंग कि ताबड़तोड़ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कंडक्ट कर दी जाती है। मीटिंग में इस रिपोर्ट के सारे फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग को एक्सपोज किया जाता है। सभी ने फोटोज, डॉक्यूमेंट्स को देखा तो पाया कि सीरिया एक टॉप सीक्रेट मिशन पर थी और अगर उसे रोका न गया तो शायद कल को इजराइल इस दुनिया के नक्शे पर हो ही ना। यह टॉप सीक्रेट मिशन था सीरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये डॉक्यूमेंट्स 2006 और अर्ली 2007 मोसाद द्वारा कलेक्ट किए गए रिपोर्ट्स को फुल प्रूफ कंफर्म कर रहा था। यह रिएक्टर रिमोट डेजर्ट साइट देर अल-ज़ुर में बताया जा रहा था, जो सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पर था। डॉक्यूमेंट्स को और परखते हुए पता चला कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सीरिया द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था, सुपरवाइज नॉर्थ कोरिया कर रही थी और फाइनेंस कर रहा था ईरान। फोटोग्राफ से साफ साफ पता चल रहा था कि सीरियन गवर्नमेंट और हाई लेवल नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स थे, जिनमें से एक एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम कर चुका था और दूसरा था इब्राहिम ओथमन, हेड ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। मोसाद और संपूर्ण इजराइल के सामने चुनौती थी रिएक्टर को न बनने देने की। इजराइल जो कभी अपने दुश्मनों को जीतने नहीं देता, इस बार सवाल उनके वजूद का था। किस तरह से इजराइल इस चैलेंज का जवाब देती है, जानने के लिए बने रहिए इस एपिसोड में। सीरिया और कोरिया के बीच नजदीकियां बढ़ी 1990 में, जब नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम संग ने दमास्कस के दौरा किया था। उस वक्त सीरिया के प्रेसिडेंट हफीज अल असाद ने मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए अग्रीमेंट साइन किया। उस वक्त असाद के मन में न्यूक्लियर प्लान सेकेंडरी था। सबसे पहला कंसर्न मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही था। जून 2000 में अल असाद के निधन के बाद उनके सक्सेसर बशर अल असाद ने सीरिया की कमान संभाली और कमान संभालते ही नॉर्थ कोरिया के डेलीगेशन से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की मीटिंग शुरू की। यह तय हुआ कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम होगा। जुलाई 2002 में फिर एक सीक्रेट मीटिंग दमास्कस में रखी गई। सीरियन ऑफिशियल और नॉर्थ कोरियन के ऑफिशियल तो मीटिंग में थे ही, परंतु इस बार ईरान ने भी उन्हें ज्वाइन किया। यह तय हुआ कि सीरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर का काम किया जाएगा, जिसे कंस्ट्रक्ट नॉर्थ कोरिया करेगा और इस एंटायर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा ईरान। इस प्रोजेक्ट का खर्च करीब $2 बिलियन एस्टिमेट किया गया। अगले 5 सालों तक प्रोजेक्ट पर काम चालू ही था। न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम इस तरह गोपनीय रखा गया कि CIA और मोसाद को भनक तक न लगी। कुछ छोटे मोटे इंफॉर्मेशन की दुर्गंध अमान और मोसाद के नाक तक पहुंची, परंतु मोसाद और अमान ने यह कहकर टाल दिया कि सीरिया के पास न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम करने की ना ताकत है और ना औकात। यह बात अलग है कि 2006 में जब ईरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट ने दमास्कस विजिट किया, तब मोसाद के कान खड़े तो हुए, परंतु इस विजिट की कड़ी को वे देर अल-ज़ुर प्रोजेक्ट के साथ जोड़ न पाए। यहां दूसरी तरफ किसी अंडरडॉग की तरह बड़ी इंटेलिजेंटली सीरिया न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोजेक्ट को अंजाम दिए जा रही थी।
इस प्रोजेक्ट को इतनी गोपनीय तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा था कि वहां प्रोजेक्ट पे काम कर रहे स्टाफ्स के फोन व किसी भी तरीके के सैटेलाइट डिवाइस का उपयोगीकरण वर्जित था। मैसेंजर बॉयज अलॉट किए गए थे जो साइट पर काम कर रहे स्टाफ्स के मैसेज और लेटर्स को उनके परिवार तक सेंड और रिसीव करने का काम करते थे। आप सिर्फ इस बात से पता लगाइए कि कांस्टेंट अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट के रडार में रहने के बावजूद सीरिया प्रोजेक्ट पर काम करने में सफल हो रही थी। सोचिए किस हद तक इसे सीक्रेटिव रखा गया होगा। परंतु 7 फरवरी 2007 में आखिरकार एक लीड इजराइल को मिल ही गई जिससे यह पूरा खेल पलटने वाला था। रजा असगरी, जो ईरान का पूर्व डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर था, अचानक से इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और गायब हो जाता है। रजा असगरी रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक इंपॉर्टेंट लीडर भी था। इस्तांबुल से गायब होने के 1 महीने पश्चात रजा असगरी को सीआईए और मोसाद द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में जर्मनी में पकड़ा जाता है। जर्मनी में स्थित अमेरिकन बेस में उसे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। उन सवालों के लिस्ट में गिरकर रजा असगरी ने सीरिया के दिर अल जुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का भी कबूलनामा हड़बड़ी में कर दिया था। मोसाद के कान खड़े हो जाते हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर देते हैं। जिस सीरिया को हल्के में लिया जा रहा था वो अब अचानक एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज बनकर उनके सामने था। इस नए इंफॉर्मेशन ने मोसाद को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मीरदगान ने बिना समय गवाए एक ऑपरेशनल यूनिट का गठन किया। रजा असगरी के स्टेटमेंट की पुष्टि के लिए लंदन के केनिंगस्टन होटल में मोसाद एजेंट्स को सीरियन ऑफिशियल के पीछे लगवाया। लैपटॉप से सारे डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि के बाद यह कंफर्म था कि सीरिया न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही है। मोसाद और अमान के पास इस्राएली प्रेसिडेंट इहूद ओलमर्ट को इत्तला करने जितने सबूत थे। उन्होंने सारे इंफॉर्मेशन इहूद ओलमर्ट के सामने प्रेजेंट किए। पीएम इस विषय की गंभीरता को समझ चुके थे और ताबड़तोड़ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस सर्विस की टीम को बुलाकर एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं। मीटिंग का एजेंडा साफ था कि इजराइल सीरिया को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दे सकता। मीटिंग में दगान यानी मोसाद चीफ एक प्लान सजेस्ट किया जिसे इंस्टेंट अप्रूवल मिल गया। प्लान कुछ इस हिसाब से था कि मोसाद के केस ऑफिसर ने रिएक्टर में, जी हां, रिएक्टर में एक अपना साइंटिस्ट रिक्रूट करवाया। बेस बदलने में एक्सपर्ट या साइंटिस्ट आसानी से रिएक्टर के अलग अलग एंगल से रिकॉर्डिंग वो फोटोग्राफी कर रिएक्टर के सबसे प्राइमरी इमेजेस मोसाद को मुहैया करवाता है। यह इंटरनल लेवल तक यानी दुश्मन के घर में घुसकर इंफॉर्मेशन निकालने का काम सिर्फ मोसाद कर सकती है। फोटोग्राफ्स और वीडियो द्वारा यह बात की पुष्टि हो गई थी कि सीरिया रिएक्टर बनाने के काम में ही था। सबूत इकट्ठा करने के बाद मोसाद तैयार थी जवाब देने को। इन सबूतों के बाद भी मोसाद शांत न बैठा। सैटेलाइट पिक्चर्स और फोन कॉल ट्रेस कर एक मोटी फाइल बनाया जा रहा था। सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट मोसाद ने यूनाइटेड स्टेट्स और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी तक पहुंचाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने यूनाइटेड स्टेट्स पर भी प्रेशर बनाया इस केस पर। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने सैटेलाइट्स लगवाए पल पल के सीरियन अपडेट्स के लिए। जून 2007 इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहूद ओलमर्ट वॉशिंगटन पहुंचे जॉर्ज बुश से मिलने। बिना समय गवाए या बात को घुमाते पीएम इहूद ओलमर्ट ने जॉर्ज बुश को सीरिया पर एयर स्ट्राइक करने का प्रस्ताव रख दिया। सोर्सेज के मुताबिक बड़े डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और उनके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलेजा राइस और डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि अटैक में वे इजराइल का साथ नहीं दे सकते, परंतु अपना विरोध प्रदर्शन जरूर व्यक्त कर सकते हैं। काफी बातचीत और हाना के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीव हेडले और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा कि मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, परंतु और इंफॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी न्यूक्लियर रिएक्टर पर। एक फुल प्रूफ फाइनल फाइल के बाद ही अटैक पर मुहर लगेगी। दोनों पक्ष राजी होते हैं इस फाइनल एग्रीमेंट पर। इजराइल लौटते ही पीएम इहूद ओलमर्ट ने मोसाद और बाकी के इंटेलिजेंस यूनिट को सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर के काम पर लगा दिया। जुलाई 2007 में ओक्टेक 7 स्पाई सैटेलाइट पूरी तरह से डिटेल फोटोग्राफी करता है रिएक्टर की। इजराइल ने बैक टू बैक ऑपरेशंस किए
अगस्त 2007 में एलिट कमांडो यूनिट सेराट मटकल, जो टफेस्ट से टफेस्ट जॉब के लिए असाइन होता है, उसे काम पर लगाया। इस मिशन के लिए कई सेराट मटकल के कमांडोज जान की परवाह न करके आगे बढ़ने को तैयार थे। सबसे पहले 2 हेलीकॉप्टर सीरिया के लिए रवाना हुई। इन हेलीकॉप्टर्स में सेराट मटकल के कमांडोज थे जिन्होंने सीरियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी। ये कमांडोज बड़े कॉन्फिडेंस से हेवीली पॉपुलेटेड एरिया से पास हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कमांडोज इतने शातिर थे कि मिलिट्री बेसिस और रडार स्टेशन से गुजरकर भी कोई इन पर शक न कर सका। देखते देखते ये कमांडोज दिर अल-ज़ूर पहुंचते हैं। वहां के हर डिटेल्स को बारीकी से देखते हैं। रिएक्टर साइट के बिल्कुल पास पहुंचकर वहां के मिट्टी व आसपास के छोटे मोटे वस्तु या टुकड़ों का सैंपल लेकर चुपचाप बिना किसी के नजर आए इजराइल लौट जाते हैं। इजराइल में कमांडोज द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल्स को एनालाइज किया जाता है। सैंपल को एनालाइज करने के बाद इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है कि वहां न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि वहां के सॉइल सैंपल में हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। यह रिपोर्ट पूरी तरह से डेड सीरियस था। इतने सारे प्रूफ इकट्ठा करने के बाद इजराइल ने रिपोर्ट यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीव हेडली को सुपुर्द किया। सारे इंफॉर्मेशन और खास करके सोयल के रिपोर्ट्स देख स्टीव हेडली को भी खतरा साफ साफ दिख रहा था। स्टीव हेडली ने तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को सारी रिपोर्ट दिखाकर उन्हें इस खतरे के आभास करवाया। इसके बाद स्टीव हेडली ने मोसाद चीफ मीर दगान को जॉर्ज बुश से सीधा संपर्क करवाया। जॉर्ज बुश ने सीरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहे काम को माना और रिएक्टर को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन ऑर्चर्ड की स्वीकृति भी दी। परंतु नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने रिएक्टर पर अटैक करने से बैक स्टेप लिया। जॉर्ज बुश ने अपने रंग बदलते कहा कि एक सॉवरेन कंट्री पर बिना वार्निंग दिए बॉम्बिंग करना आगे चलकर समस्या का सबक बन सकती है। यह कहकर उन्होंने यूएस सोल्जर द्वारा रेड का प्रपोजल पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। इजराइल पीएम इहूद ओलमर्ट ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को फोन कन्वर्सेशन में साफ साफ कहा, मैं आपको रिएक्टर पर बॉम्बिंग करने का प्रस्ताव दोबारा रखता हूं। इसके जवाब में जॉर्ज बुश ने टिपिकल डिप्लोमेट की तरह जवाब दिया और कहा कि एक सॉवरेन लैंड पर बिना वार्निंग अटैक नहीं होगा और शायद तब तक नहीं होगा जब तक इस बात की पुष्टि न हो जाए कि सीरिया न्यूक्लियर वेपन को अंजाम दे रही है। इहूद ओलमर्ट ने ऐतिहासिक स्टेटमेंट में कहा, योर स्ट्रैटेजी इज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी। I'll do what I believe necessary to protect Israel. वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज बुश इतना भारी प्रभावित हुए कि खुद को रोक ना पाए और बोल पड़े, This guy has balls. That's why I like him. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कोई सपोर्ट न मिलने पर फुल एक्शन मोड में थे प्राइम मिनिस्टर इहूद ओलमर्ट। वे तत्कालिक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इहूद बराक और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जीपी लिविनी से मिले। तीनों ने ब्रीफ डिस्कशन के बाद हेड ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सामने सारे एविडेंस एंड फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन प्रस्तुत किए। सभी ने एक सुर में मिलिट्री स्ट्राइक की बात की। यही शायद खासियत है इजराइल की, यहां देश हित में किंतु परंतु की जगह होती ही नहीं। रिएक्टर पर स्ट्राइक करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ, परंतु फिर भी इहूद ओलमर्ट ने अपोजिशन लीडर बेंजामिन नेतन्याहू से भी इस विषय में उनकी स्वीकृति मांगी। 1 मिनट बिना सोचे बेंजामिन ने तुरंत ही स्ट्राइक में अपनी हामी भरी। यह दिखाता है कि जब देश हित की बात होगी तब इजराइल एक है। 5 सितंबर 2007 तय हुआ दिन जब रिएक्टर पर स्ट्राइक करना था। स्ट्राइक से एक दिन पहले इजराइल के एलिट कमांडो यूनिट शेलदाग, जिसका इंग्लिश मतलब किंगफिशर होता है, उनके कमांडोज रिएक्टर के पास पहुंचे थे। उनका काम था लेजर बीम द्वारा रिएक्टर को इल्यूमिनेट करना ताकि एयरक्राफ्ट को आसानी हो रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने में। 5 सितंबर 2007 रात 11 बजे 10 F-15 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है रेमिनेट डेविड एयरफोर्स बेस से, जो मेडिटेरियन के वेस्ट से होकर गुजरती है। 30 मिनट बाद 3 F-15 जेट्स को बेस पर रिटर्न होने के ऑर्डर्स मिलते हैं। बाकी के 7 F-15 जेट्स को टर्किश सीरियन बॉर्डर से दिर अल-ज़ुर जाने के ऑर्डर मिलते हैं। इजराइल जेट्स ने सबसे पहले बॉम्बिंग की रडार स्टेशन पर। उसी के कुछ देर बाद दिर अल-ज़ुर 7 एयरक्राफ्ट पहुंचती है। कुछ दूरी से मैवरिक एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर टारगेट यानी कि सीरियन न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करती है। इजरायली के बर्बादी के लिए बन रहे एटॉमिक बॉम्ब को इजराइल मिनटों में बर्बाद करके रख देती है। सीरिया के न्यूक्लियर पावर के सपने को चकनाचूर कर इजरायली एयरफोर्स जेट बेस पर लौटती है।
सीरिया तुर्किश बॉर्डर में घुसने की वजह से पीएम यूद ओलमर्ट ने तुर्की के प्राइम मिनिस्टर तैयब एर्दोगन से बातचीत करके यह रिक्वेस्ट की कि वे सीरिया के प्रेसिडेंट असाद से यह मैसेज कन्वे करें कि सीरिया से इजराइल वॉर नहीं करना चाहती थी, परंतु उनके घर में न्यूक्लियर वेपन का काम शुरू हो यह तो वे हरगिज होने नहीं देंगे। इजराइल यहां सीरिया का रिएक्शन जानने को इच्छुक था, परंतु हुआ कुछ उल्टा। सीरिया से तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन आया ही नहीं। पूरी सुबह कोई रिएक्शन नहीं, परंतु दोपहर 3 बजे के बाद सीरिया एक स्टेटमेंट जारी करता है। सीरियन न्यूज एजेंसी का स्टेटमेंट था कि इजराइल जबरदस्ती हमारे बॉर्डर में घुसना चाहती थी। इजराइल एयरफोर्स ने रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया और डेजर्टेड एरिया में कुछ बॉम्ब गिरा है। अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे साफ साफ पता चलता था कि इजराइल सीरिया के घर में घुसकर उन्हें हराया। यह हार सीरिया स्वीकारना नहीं चाहती थी, लेकिन न स्वीकारने से तथ्य बदलते तो नहीं। यहां वर्ल्ड मीडिया यह जानना चाहती थी कि इजराइल ने इस मिशन को अंजाम दिया कैसे। कुछ टेलीविजन रिपोर्ट्स यह बता रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इजरायली एजेंट जरूर काम कर रहा होगा। शायद उस एजेंट ने ही रिएक्टर के इनर फैसिलिटीज के फोटोज क्लिक किए होंगे। अप्रैल 2008 अटैक के 7 महीने बाद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया और यह बात सामने रखी कि सीरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर का काम चल रहा था, जिसमें नॉर्थ कोरिया और ईरान इन्वॉल्व थे। आगे उन्होंने यहां तक कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर डेफिनेटली पीसफुल पर्पस के लिए तो नहीं था। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक कहा कि इजराइल ने रिएक्टर पर स्ट्राइक करके अमेरिका का कॉन्फिडेंस जीता है, जो 2006 लेबनीज वॉर में कॉम्प्रोमाइज हुआ था। उसके पश्चात यूएस ने रिएक्टर के फोटोज और डॉक्यूमेंट्स कांग्रेसमैन और सेनेट के सामने प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, यह कहानी थी कि कैसे इजराइल ने सीरियन रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दुनिया पर एक एहसान ही किया था। सोचिए, अगर यह न्यूक्लियर फैसिलिटी सीरिया और ईरान जैसे सनकी देशों के हाथ लगता तो आने वाले इतिहास व समय के लिए कितना बुरा होता। आपसे मिलते अगले वीडियो में फिर से एस्पिनाज और वॉर की दुनिया से परिचय करवाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।